नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। चलिए आज एक नए विवाद की शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक नए विवाद को समझते हैं। नए विवाद मतलब क्लास नए की बात कर रहा हूं, विवाद तो ये पुराना है। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या है। दरअसल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीईसी यानी कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, और साथ ही साथ पाकिस्तान को इससे क्या लाभ होने वाला है। यह कॉरिडोर क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, और साथ ही साथ पाकिस्तान को इससे क्या लाभ होने वाला है। भारत इस परियोजना को लेकर के क्यों आपत्तियां दर्ज करा रहा है, और साथ ही साथ चीन को इससे वैश्विक स्तर पर क्या बढ़त हासिल होने वाली है। इन सभी बातों को हम समझने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इस सेशन में किन किन विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं। किन किन विषयों मतलब कौन कौन से मुद्दों को हम इसमें देखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले सीपीईसी के बारे में हम देखेंगे कि इसका परिचय क्या है। उसके बाद ओबीओआर परियोजना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओबीओआर परियोजना से ही संबंधित है सीपीईसी, उसी का एक हिस्सा है। विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है भारत को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, और चीन की इसमें क्या भूमिका है। चीन के लिए इसका महत्व क्या है, पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये परियोजना। साथ ही साथ भारत इस क्षेत्र को लेकर के क्या प्रयास किया है। मतलब कहने का ये है कि इसका वैकल्पिक मार्ग भारत ने क्या क्या तलाशा है, जिसके माध्यम से सीपीईसी और ओबीओआर परियोजना को काउंटर किया जा सकता है। भारत के प्रयास, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि वैश्विक प्रयास क्या किए गए हैं, क्योंकि चीन बहुत तेजी से विश्व में उभर रहा है और उसको लेकर के न केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या दक्षिण पूर्व एशिया के देश, बल्कि एशिया के देशों को लेकर के एक चिंता उसके प्रभाव को लेकर के बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका भी इसको लेकर के प्रभावित हो रहा है, अमेरिका भी इसको लेकर के चिंतित है। स्वाभाविक सी बात है, तो वैश्विक प्रयास भी इसको काउंटर करने के लिए किए जाएंगे। तो आसान भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये विवाद है क्या। हम बात कर रहे हैं चीन पाक आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी के बारे में। दरअसल यह एक कनेक्टिविटी परियोजना है। कनेक्टिविटी परियोजना तो है, लेकिन ये किसका हिस्सा है। यहाँ पर ओबीओआर कह सकते हैं या बीआरआई परियोजना का हिस्सा है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, ठीक है, या प्रोजेक्ट। यहाँ पर जब बीआरआई की बात कर रहे हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको कहा जाता है संक्षेप में। दोनों ही नाम एक ही हैं, दरअसल अलग अलग तरीके से इसको कहा जाता है। ओबीओआर परियोजना यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, और जब हम बीआरआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। इन दोनों को हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ये समझौता किसके किसके मध्य हुआ है। दरअसल यह समझौता दो देशों के मध्य हुआ है। इसमें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरा चीन। दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। समझौते की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी किसके किसके मध्य होगी, तो यहाँ मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि किसके किसके मध्य ये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। यहाँ पर ये चीन का जिनजियांग प्रांत है, स्वायत्त प्रांत जिनजियांग। इसका एक क्षेत्र है जिसे हम कासगर कह रहे हैं। ये कासगर से लेकर के भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होते हुए ये पाकिस्तान के रास्ते ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करता है। ग्वादर ये कहां पर है, आप देखेंगे ये अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। ऐसे में ये भारत के लिए चिंता का विषय है। अब क्यों चिंता का विषय है, क्या क्या इसके पहलू हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल कनेक्टिविटी परियोजना की जब हमने बात किया तो यहाँ पर कासगर और ग्वादर बंदरगाह या पोर्ट दोनों को ये कनेक्ट करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करना। दरअसल पाकिस्तान में सीपीईसी परियोजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास करना, और इस बुनियादी ढांचे परियोजना के माध्यम से औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो पाएगा पाकिस्तान का। इसलिए ये परियोजना पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे चल करके हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास करना, औद्योगिक विकास करना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। तो सिंपली हमने समझ लिया, यहाँ पर हमने ये देखा कासगर से लेकर के ये ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करता है, और ये उस क्षेत्र से होकर के गुजरता है जिस पर भारत का अधिकार है। फिलहाल ये क्षेत्र
पाकिस्तान के कब्जे में है। अब इससे संबंधित इन बातों को समझने के बाद सवाल यह है कि OBOR परियोजना क्या है। जब हम OBOR परियोजना की बात कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बारे में, दरअसल यह चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये महत्वाकांक्षी परियोजना दरअसल आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित है। सवाल ये है कि इस आधारभूत ढांचे में कौन कौन सी बातें शामिल है और किसका किसका विकास किया जाएगा। दरअसल सड़क मार्ग का भी विकास किया जाएगा, रेल का विकास किया जाएगा, मतलब रेलवे का विकास किया जाएगा, जल मार्ग का विकास किया जाएगा और इसी के साथ साथ पाइपलाइन का भी विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, OBOR परियोजना तो है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कोई है या नहीं है? क्या नए तरीके से ये विकसित कर रहा है चीन? दरअसल ये नया नहीं है, दरअसल यह पुराना मार्ग है, उसी को दोबारा से, जो प्राचीन समय में जिस मार्ग से व्यापार किया जाता था, व्यापारी आते जाते थे, दरअसल उसी मार्ग का नए सिरे से विकास अब चीन के द्वारा किया जा रहा है। सवाल यह है कि इसका विकास पुराने समय में कौन से राजवंश के द्वारा किया गया था? दरअसल चीन के हान राजवंश के द्वारा इसका विकास किया गया था पुराने समय में, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। अब आधुनिक समय में चीन दोबारा उसे पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है। अब इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि ये किन किन महाद्वीपों को जोड़ता था? तो उस समय ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन 3 महाद्वीपों को जोड़ता था। इससे उसे ही दोबारा से चीन के द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज के संदर्भ में, दरअसल OBOR परियोजना, इसके 2 हिस्से हैं, एक रोड मार्ग से और दूसरा समुद्री मार्ग से, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो आज के समय में विकसित किया जा रहा है वो भी इन 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। अब इससे संबंधित अन्य बातें, जुड़ाव किसके किसके मध्य? तो उस समय जो हम लोगों ने हान राजवंश के बारे में बात किया, यहाँ पर जो आधुनिक समय में OBOR परियोजना के माध्यम से जुड़ाव की बात की जा रही है, तो ये 3 महाद्वीपों को जोड़ता है और ये 3 महाद्वीप वही हैं जो पहले भी थे। वैश्विक बाजार, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक बाजार विश्व के सभी बाजारों तक, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप, इस मैप के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि दरअसल ये चीन होते हुए, इन समुद्री मार्गों से होते हुए, मलक्का जलसंधि होते हुए, ये भारत को घेरते हुए, दरअसल ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप पहुंच रहा है। उसके साथ साथ ये यूरोप के देशों की तक पहुंच रहा है, जहां तक उसका व्यापार और उसकी पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। पहुंच सुनिश्चित के माध्यम से व्यापार सुनिश्चित हो पाएगा। यहां पर देखिए, ये एशिया महाद्वीप तो आप देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप ये है, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दरअसल ये पुराना सिल्क रूट है और इसी के माध्यम से ये व्यापार होता था प्राचीन समय में। अब इसको दोबारा पुनर्जीवित करने का काम चीन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एशिया के मार्केट पर तो लगभग इसका एकाधिकार देखने को मिल रहा है कुछ संदर्भों में। अब ये अफ्रीका भी पहुंच रहा है, अफ्रीका के साथ साथ यूरोप, और यहीं पर आप देखेंगे मध्य एशिया के देशों में भी ये पहुंच करके और उन देशों के बाजार पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात यहां पर समझने वाली ये है कि निर्मित माल की पहुंच इन देशों तक तो हो रही है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक, लेकिन यहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों तक भी इसके माध्यम से चीन की पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये यहां पर निर्मित माल ही इन देशों तक पहुंच रहा है, दरअसल प्राकृतिक संसाधनों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है। इसीलिए यहां पर वैश्विक बाजार और प्राकृतिक संसाधनों के जितने भी विश्व में केंद्र हैं, 3 महाद्वीपों की बात की जा रही है, उन महाद्वीपों तक भी पहुंच रहा है, जिससे इसे प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हो पाएगी और उसका प्रयोग करके निर्मित माल ये तैयार करके और विश्व के अन्य महाद्वीपों तक पहुंचाने की ये कोशिश करेगा। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो केवल व्यापार करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार में इसका वर्चस्व स्थापित तो करना ही है, साथ ही साथ रणनीतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह सामरिक और रणनीतिक दोनों मजबूती का आधार है। दरअसल OBOR परियोजना कैसे सामरिक और रणनीतिक मजबूती का आधार है, यहां पर आप देखेंगे
इन क्षेत्रों से लेकर के यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से लेकर के फिर इन क्षेत्रों से होते हुए, इसे और आगे चल करके हम समझेंगे, इन क्षेत्रों से होते हुए हम्बनटोटा बंदरगाह और हम्बनटोटा बंदरगाह के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ग्वादर बंदरगाह को जोड़ते हुए यहाँ अफ्रीका पहुँच रहा है। और अफ्रीका के अलावा इन क्षेत्रों में दरअसल आप ऐसे जब इसे देख रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश की बात हम करेंगे, बांग्लादेश इन क्षेत्रों से होते हुए यह हम्बनटोटा बंदरगाह है, इसको भारत को मतलब ये पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ समुद्री मार्ग से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हालांकि कर चुका है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि सामरिक और रणनीतिक मजबूती इससे चीन को प्राप्त होगी भारत के खिलाफ। दरअसल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में चीन का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश होने के साथ साथ हम तेजी से आर्थिक विकास भी कर रहे हैं। और इस वजह से चीन को ये पता है कि अगर कोई एशिया महाद्वीप में उसे टक्कर दे सकता है तो वो एकमात्र देश भारत है। और भारत के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है, जिसे आगे चल करके जब हम भारत और चीन के मध्य विवाद को पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम जा करके उसे समझेंगे। बहरहाल इस क्लास के लिए हम इसी पर फोकस करते हैं। इन बातों को समझने के बाद, अब इसको देखने के बाद, अब यहाँ पर बात ये है कि दरअसल सीपीईसी जो है ये यहाँ से तो जा रहा है, सीपीईसी तो ये है, ठीक है, यहाँ से कासगढ़ से लेकर के और इसे ग्वादर बंदरगाह को जोड़ा जा रहा है। फिर भारत को लेकर के आपत्ति क्यों है? दरअसल भारत को आपत्ति इस परियोजना को लेकर के इसलिए है कि यह गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। चूंकि भारत का अधिकार है, भारत का यह क्षेत्र है, भारत लंबे समय से इसको लेकर के संघर्षरत है और दावा करता रहा है स्वतंत्रता के बाद से ही। क्योंकि ये क्षेत्र जब महाराजा हरि सिंह ने भारत में 1947 में भारत में शामिल होने के लिए या भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तब से लेकर के ये आज तक भारत का हिस्सा है। लेकिन वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार है। स्वाभाविक सी बात है, यह भारत का एक संप्रभु क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर यदि चीन अपनी कोई परियोजना बनाता है, इस क्षेत्र से होकर चीन की कोई परियोजना गुजरती है, तो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर पहली बात यह है, इस क्षेत्र को लेकर के विवाद ये है कि भारत, ये पीओके क्षेत्र की बात हो रही है, ये उन क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा है जहां पर भारत संप्रभु है और भारत का अधिकार है। इसलिए भारत को आपत्ति है, क्योंकि हमारी टेरिटरी से होकर के चीन को कोई भी परियोजना भारत की सहमति के बिना शुरू करने का अधिकार नहीं है। तो भारत, पहली बात यह है कि अपनी संप्रभुता को लेकर के आपत्ति दर्ज कराता रहा है। दूसरी बात, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति जब हम बात कर रहे हैं तो दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति ये है कि भारत को ये बंदरगाहों के माध्यम से, समुद्री मार्ग से ये घेरने की कोशिश कर रहा है और कर चुका है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हांगकांग होते हुए, हांगकांग से ये इस साउथ चाइना सी होते हुए आप देख रहे हैं इधर की तरफ आ रहा है। यहाँ से होते हुए फिर ये आ रहा है म्यांमार में, म्यांमार सीतवे बंदरगाह यहाँ पर चटगांव की बात हो रही है। चटगांव कहाँ पर? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से होते हुए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, यहाँ मालदीव होते हुए फिर ये ग्वादर पोर्ट आ रहा है। ग्वादर पोर्ट से होते हुए फिर ये आ गया अफ्रीका महाद्वीप। तो दरअसल इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से, इन सभी पॉइंट को आप देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे ये भारत का नक्शा देख करके कि दरअसल भारत को ये घेरने की नीति है। और इस भारत को घेरने की नीति को सबसे पहले उजागर किया था अमेरिका के एक थिंकर ने, और उन्होंने इसको नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति। अब इन बातों को समझने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, भारत को घेरने की नीति है किसकी? चीन की। साथ ही साथ अन्य गतिविधियां यहाँ पर सीपीईसी क्षेत्र में, चूंकि ये सीपीईसी ओबीओआर परियोजना का हिस्सा है, इस वजह से आप देखेंगे इस परियोजना के माध्यम से भारत के क्षेत्र से होकर के गुजर रहा है, इसलिए यहाँ पर भारत की सामरिक स्थिति कमजोर हो रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इन क्षेत्रों में, यही जो अभी आपने देखा, इन्हीं क्षेत्रों में
कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चीन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, लगाया गया है। तो ये कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, यही परियोजनाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो चीन के द्वारा कोहली पनबिजली परियोजना यहां पर लगाया गया है इसी क्षेत्र में, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, चकोटी हटिया परियोजना और करोट परियोजना, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो चीन के द्वारा इन क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का समर्थन है, इसलिए ये क्षेत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि चीन को इन क्षेत्रों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का अधिकार नहीं है। अब चीन की रणनीतिक मजबूती, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि चीन की रणनीतिक मजबूती इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो अरब सागर क्षेत्र है इसमें और ज़्यादा इसकी मजबूत स्थिति होगी। किसकी? तो हम चीन की बात कर रहे हैं। अब इन बातों को समझने के बाद बात यह है कि ये परियोजना भारत के संदर्भ में तो हमने समझ लिया कि भारत को लेकर के क्या विवाद है, भारत की चिंताएं क्या हैं। दूसरी बात, चीन के लिए इस परियोजना का महत्व क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति इसके लिए मजबूती है और इसकी OBOR परियोजना को यह मजबूती प्रदान करता है। मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का आसान रास्ता है ये। मध्य पूर्व और अफ्रीका की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर देखिए, इस अगर हम ग्वादर बंदरगाह को देखें तो यहां से इन क्षेत्रों में मध्य एशिया के देशों में आसानी से पहुंचा जा सकता है और मध्य एशिया के बाजार पर ये अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। अगर एकाधिकार स्थापित न भी करे तो अपने देश में निर्मित सस्ते माल की पहुंच मध्य एशिया के देशों में ये करेगा। और मध्य एशिया के वो देश हैं जिनके नाम के लास्ट में तान शब्द लगा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि इत्यादि जो देश हैं, जो 5 देश हैं, वो मध्य एशिया के देश हैं। उनके बाजार तक इसकी आसान पहुंच हो जाएगी। हालांकि पहुंच है भी, लेकिन इसके माध्यम से और बेहतर पहुंच हो जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, यहां पर देखिए, चीन को लेकर के मध्य पूर्व एशिया के देशों की हमने बात की। अब यहीं पर इस परियोजना को जब आप देख रहे हैं तो यहां पर देखिए, ये परियोजना ये अरब सागर है और अरब सागर में जब पहुंच रहा है तो ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में इधर से अगर इसकी पहुंच न भी हो, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए इस क्षेत्र से इसकी पहुंच न भी होगी, तो भी यहां से इस क्षेत्र में यानी कि इंडियन ओशन में इसकी आसान पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी चीन की। अब इसी के साथ यहां पर देखिए, अगली बात यह कहा जा रहा है कि यह एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। दरअसल यह वैकल्पिक मार्ग है क्या? अब इसको मैप के माध्यम से ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जिस तरीके से पूरे इस एशिया इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें, इंडो पैसिफिक रीजन, पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा लगातार इसका बढ़ता जा रहा है पाक चीन का। और जैसे जैसे दबदबा बढ़ता जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका क्वाड के माध्यम से अपनी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि इन क्षेत्रों के माध्यम से वो आयात निर्यात नहीं कर पाता है, चीन की बात की जा रही है, तो उसके पास एक वैकल्पिक मार्ग होगा और इस वैकल्पिक मार्ग से वो आसानी से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यहां से ग्वादर पोर्ट के माध्यम से अन्य देशों से ये आयात करके समुद्री मार्ग से और यहां से लेकर के वो ग्वादर बंदरगाह से और कासगढ़ तक आसानी से पहुंच सकता है। चूंकि यहाँ सड़क, रेलवे और अन्य जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के माध्यम से चूंकि पाइपलाइन भी यहाँ पे है, तो उसके माध्यम से आसानी से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति चीन कर सकता है। तो यह एक वैकल्पिक मार्ग भी उसके लिए उपलब्ध कराता है चीन के लिए, जिससे भविष्य में किसी भी अनियमितता की स्थिति में अपनी आवश्यकता, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को वो आसानी से पूरा कर सकता है। तो वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी हमने समझ लिया चीन के लिए इसका व्यापक महत्व है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए ये परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल हम CPEC की बात कर रहे हैं। CPEC, चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। दरअसल इस परियोजना के माध्यम से पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से उसका औद्योगिक विकास सुनिश्चित हो पाएगा। सड़क,
रेलवे इत्यादि परियोजनाओं के साथ साथ जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसके माध्यम से इसकी ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। तो यहाँ पर बात ये कही गई है, इस बुनियादी ढांचे के माध्यम से चीन का विकास तो होगा ही, चीन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान का भी औद्योगिक विकास होगा और उस क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति यानी पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी जिन क्षेत्रों से ये होकर के पाइपलाइन या ये परियोजना सीपीएसी परियोजना गुजरती है। भारत ने इन सभी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी पहल किया है? अब सवाल ये है कि भारत इसको काउंटर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो भारत ने BBIN नामक परियोजना शुरू किया है और इस परियोजना के माध्यम से चीन को काउंटर करने की कोशिश किया है। दरअसल वर्ष 2015 में इस बात को लेकर के समझौता हुआ था, यानी BBIN परियोजना को लेकर के समझौता हुआ था। दरअसल यहाँ पर BBIN का मतलब है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ये समझौता थिम्पू में 2015 में हुआ था। हालांकि भूटान ने अभी इस परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किया है, अभी ये परियोजना पेंडिंग है। यह परियोजना जो है वो किसके लिए है? तो यात्री, कार्गो और उसके साथ साथ व्यक्तिगत वाहनों के आवाजाही को ये सुनिश्चित करता है। इसे हम मैप के जरिए समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं भारत, कोलकाता की बात हो रही है, ये बांग्लादेश है, पूरा बांग्लादेश का मैप है। यहाँ पर ये नेपाल को जोड़ता है, नेपाल को जोड़ने के साथ साथ ये भूटान को भी जोड़ने वाली ये परियोजना है। इसके अलावा भारत सरकार ने और कौन सी पहल की है? तो IMT, यहाँ पर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ भारत म्यांमार थाईलैंड मोटर वाहन समझौता 2002 में हुआ था और इस समझौते के माध्यम से भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपनी आसान पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए जो आप यहाँ पर देखेंगे, इन क्षेत्रों की बात करेंगे, ये आप लोगों के सामने मैप है। दरअसल ये भारत की बात की जा रही है, ये म्यांमार, और ये इन मार्गों से होते हुए यानी कि म्यांमार से होते हुए ये थाईलैंड पहुंच रहा है। दरअसल इसके माध्यम से भारत न केवल म्यांमार और थाईलैंड पहुंच रहा है, बल्कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उन अन्य एशिया के देशों तक इससे भारत की आसान पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी, जिससे भारत को रणनीतिक मजबूती तो मिल ही रही है, साथ ही साथ भारत को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि उन बाजार तक यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक भारत पहुंच पा रहा है। इसके अलावा यहीं पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक और परियोजना है जिसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। दरअसल इस परियोजना को लेकर के वर्ष 2008 में समझौता हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी, समझौता नहीं, शुरुआत हुई थी। यह पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। सवाल यह है कि इस परियोजना के माध्यम से किन किन क्षेत्रों के मध्य जुड़ाव सुनिश्चित होगा। तो ये परियोजना आप देख रहे हैं, यहां से कोलकाता बंदरगाह से लेकर के ऐसे ये बे ऑफ बंगाल होते हुए यहां पर सीतवे बंदरगाह पहुंचेगा भारत, और सीतवे बंदरगाह के माध्यम से यहां कालादान रिवर है, कालादान रिवर से होते हुए पलेतवा तक ये पहुंच करके और यहां नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तक आराम से भारत पहुंच पाएगा। तो यहां तक भारत की मजबूती इन क्षेत्रों में तो होगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक, जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं, सेवन सिस्टर की बात कर रहे हैं, वहां तक भारत की पहुंच तो होगी, क्योंकि अभी तक जो क्षेत्र है जहां से भारत जाता है ये आप लोगों को पता है। इन क्षेत्रों के अलावा भारत के पास एक और वैकल्पिक मार्ग इस रूप में उपलब्ध हो रहा है। वैकल्पिक मार्ग के अलावा म्यांमार में पहुंच हो पाएगी और म्यांमार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उन एशिया के देशों तक भारत की आसान पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस परियोजना को ध्यान में रखते हुए, मतलब OBR परियोजना को ध्यान में रखते हुए केवल भारत ने प्रयास नहीं किया है, बल्कि विश्व के वैश्विक समुदाय ने भी, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया है, जिसमें एक ब्लू डॉट नेट है और ब्लू डॉट नेट के साथ साथ B3W जिसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव जो लाया गया है ये G7 देशों के द्वारा लाया गया है। निम्न आय और जो विकासशील देश हैं उन देशों के लिए लाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैश्विक पहल, यहाँ पर ब्लू डॉट नेटवर्क की बात की जा रही है
और उसके साथ साथ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात की जा रही है, इसके माध्यम से भी चीन को घेरने की हर कोशिश की जा रही है। हालांकि आप कहेंगे इसके लिए कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे हम कह सकते हैं कि OBR परियोजना के खिलाफ भारत की इससे या वैश्विक समुदाय को मजबूती प्राप्त होगी। दरअसल इस परियोजना के माध्यम से जब मैं बात कर रहा हूं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में, दरअसल G7 देशों का प्रस्ताव तो है ही। यहाँ पर जो कोविड-19 के खिलाफ, कोविड-19 महामारी की वजह से जो विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, उसमें हम बात कर रहे हैं विकासशील देश और जो निम्न आय वर्ग वाले देश हैं उन देशों की। दरअसल कोविड-19 के खिलाफ आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राहत पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि ये देश अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर सके और उस बुनियादी ढांचे के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। जहां तक इसकी बात है ब्लू डॉट नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो दरअसल इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। USA के नेतृत्व वाली परियोजना है। दरअसल यह हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन, ये इंडो पैसिफिक रीजन और यहाँ पर बात की जा रही है पैसिफिक ओशन, इन दोनों को जोड़ने से संबंधित है ये इंडो पैसिफिक रीजन। दरअसल पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, उन देशों के माध्यम से अवसंरचना विकास के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने की बात कही गई है कि उच्च गुणवत्ता वाले मानक जो हैं, मतलब बुनियादी ढांचे से संबंधित, उनका विकास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय भी चीन के खिलाफ एक मजबूत स्थिति या आप कह सकते हैं रणनीतिक मजबूती स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में जो लगातार और खास करके एशिया महाद्वीप में जो चीन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है उसे तोड़ा जा सके और उसके खिलाफ एक रणनीतिक मजबूती स्थापित की जा सके। तो आप लोगों ने इसे समझा, इससे संबंधित बातों को समझा, यानी कि CPEC से संबंधित बातों को समझा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक आसान समझ विकसित करने में सहायता मिली होगी। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी और इसी से संबंधित, मतलब भारत के पड़ोसी देशों के विवाद से संबंधित हम अगली क्लास में मिलेंगे और उसे संबंधित सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यानी कि संस्कृति IAS के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।